प्रिय विद्यार्थियों, आज के बीएससी थर्ड ईयर की सब्जेक्ट बॉटनी की इस क्लास में आपका स्वागत है। आप ये क्लास देख रहे हैं गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि इससे डायरेक्ट जुड़ सके। इसको लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। विद्यार्थियों, हम जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है वाटर और रिलेशन इन प्लांट सेल। ये बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के सेकेंड पेपर जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री नामक टॉपिक से रिलेटेड है। प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है। ये टॉपिक को हमने पहले दो प्रीवियस या लास्ट के दो वीडियोज़ के अंदर उसको प्रारंभ किया था। उसमें डिस्कस किया था हमने, एक में जल के गुण और उसका पादप कोशिका में महत्व, और सेकंड डिस्कस किया था विसरण की क्रिया कि विसरण कितने प्रकार का होता है, क्या महत्व होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन सा होता है। इसी संदर्भ में हम इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का ये टॉपिक है ऑस्मोसिस, प्रासरण क्रिया क्या होती है। तो प्रासरण क्रिया किसको कहते हैं कि प्रासरण एक वह क्रिया है जिसमें विलायक, वर्ड कहाँ से आया, विलायक, विलायक जो घोलने वाला हो, और उसमें कोई पदार्थ डाल रहे हैं तो वो कौन सा हुआ, विलेय अथवा घुलने वाला हुआ। तो जब विलायक और विलेय को मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। उसको नाम क्या देते हैं, विलियन। क्या बना, विलियन। विलियन में क्या क्या होगा, विलेय होगा और विलायक होगा। तो इसमें से क्या हो रहा है, विलायक के अणु हो रहे हैं। तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर झिल्लीबद्ध या झिल्ली से गमन करते हैं। इस क्रिया को प्रासरण कहते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन होती है। क्या क्या जरूरी है समझना, विलायक के अणु ही ट्रांसफर हो रहे हैं और हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगा, लेकिन एक झिल्लीबंद संरचना पाई जाएगी। सामान्यतः पर पारगम्य झिल्ली होती है के द्वारा ट्रांसफर करके दूसरे माध्यम में जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या नाम देते हैं, प्रासरण कहते हैं। प्रासरण को प्रायोगिक रूप से समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। प्रयोग में क्या लेते हैं, एक थिसिल कीप लेते हैं। ये एक थिसिल कीप, इस थिसिल कीप के मुंह पर अर्धपारगम्य झिल्ली बांध देते हैं। झिल्ली के किनारे को काट करके इस थिसिल कीप के मुंह के ऊपर लगा देकर और धागा दे करके बांध देते हैं। इस झिल्ली के चारों ओर कोई वायुरोधी पदार्थ का लेप लगाकर इसको वायुरोधी बना देते हैं। इस थिसिल कीप के अंतर्गत हम शर्करा के विलयन को भरते हैं। मान लेते हैं ये शर्करा का विलयन है वो 10% है, तो लगभग 10 से लगा करके 20% शर्करा के विलयन को भरा जाता है। इसके बाद में इसको एक स्टैंड की सहायता से लटकाया जाता है। किस में लटकाएंगे, एक बीकर में, और इस बीकर में क्या भरा हुआ होगा, आशुद्ध जल। ये बीकर है, बीकर के अंतर्गत आशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर भरा हुआ होता है। प्रारंभ में हम देखते हैं कि इस थिसिल कीप में विलयन का लेवल है वो ए बिंदु पे है। कौन से बिंदु पे, ए बिंदु पे। अब इस उपकरण को कुछ समय के लिए प्रयोग हेतु छोड़ देते हैं।
1 या 2 घंटे के बाद जब हम इसका अवलोकन करते हैं तो अवलोकन करने के बाद पाया जाता है कि विलयन का स्तर अब ए बिंदु से नहीं होकर के अब इससे कुछ ऊपर की ओर आया। मान लेते हैं मैं उसको नाम देता हूँ बी बिंदु। तो ए बिंदु से बी बिंदु तक, इसका मतलब इतनी डिस्टेंस का विलयन 100% जल होगा और वो जल बाह्य वातावरण में से आंतरिक वातावरण अथवा थिसिल कीप के अंदर प्रवेशित हुआ, जिसके फलस्वरूप विलयन का लेवल बढ़ा। तो ये बढ़ा हुआ लेवल किसके कारण होगा? जल के कारण। ऐसा क्यों हुआ विद्यार्थियों? ऐसा होने का कारण ये कि बाह्य वातावरण अर्थात इस बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर भरा हुआ है, जिसमें जल के अणुओं की सांद्रता है वो कितनी है? 100% है। लेकिन थिसिल कीप के अंदर भरे हुए शर्करा विलयन जो कि मान लेते 20% है, तो इसमें 20 भाग तो है शर्करा का और 80% भाग है वो है जल का। तो यहाँ पे जल के अणुओं की सांद्रता कितनी हुई? 80%। और यहाँ पे कितनी हुई? 100%। तो अधिक सांद्रता जल के अणु की अधिक सांद्रता किस में हुई? बाह्य वातावरण में या थिसिल कीप के अंदर? 100% बाह्य वातावरण हुई। इसीलिए जल के अणु जो कि जल एक सार्वत्रिक विलायक हैं, तो विलायक के रूप में परिभाषित संबोधित करूंगा मैं इसको। तो विलायक के अणु अधिक सांद्रता बाह्य वातावरण से, तो अधिक सांद्रता से एक झिल्ली नुमा संरचना से आंतरिक वातावरण के अंतर्गत या थिसिल कीप में प्रवेशित हुए, जिसके फलस्वरूप थिसिल कीप में विलयन का स्तर बढ़ गया। तो हमारी जो परिभाषा थी उसमें था कि किसी भी विलायक अणु का, तो विलायक अणु जल हुए का अधिक सांद्रता बाह्य वातावरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता थिसिल कीप में कम सांद्रता की और झिल्लीबद्ध संरचना द्वारा गमन हुआ। तो ये अर्धपारगमीय झिल्ली के द्वारा प्रवेश होता है। तो इस क्रिया में हमने क्या प्रदर्शित किया कि प्रासरण क्रिया कैसे होती है। अब प्रासरण से संबंधित विलयन के प्रकार देखते हैं। प्रासरण से संबंधित विलयन के प्रकार। तो विद्यार्थियों विलयन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी। विलयन में विलेय पदार्थ होते हैं और विलायक होता है। तो विलायक हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? जल ही है, सार्वत्रिक विलायक के रूप में, तो विलेय डाल दें। एक में विलेय की मात्रा डाली कम, और ये तुलना किसकी करेंगे? कोशिका द्रव्य की तुलना से, कोशिका द्रव्य से। एक विलेय में विलेय पदार्थों की मात्रा इतनी डाली कि उसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में या कोशिका द्रव्य की तुलना में कम हुई, तो ऐसे विलयन को नाम देते हैं अल्प पराशरी विलयन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता की तुलना में कम हो तो क्या कहलाएगा? अल्प पराशरी। दूसरा विलयन ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में अधिक हो, तो उसको क्या नाम देंगे? अति पराशरी। और तीसरा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर हो, तो हम उसको नाम क्या देते हैं? सम पराशरी विलयन। तो विलयन कितने प्रकार के हुए? प्रासरण क्रिया के संदर्भ में 3 प्रकार के, अल्प पराशरी, अति पराशरी और सम पराशरी। अब इन तीनों प्रकार की प्रक्रिया को देखते हैं। अल्प पराशरी विलयन, इसका मतलब इसमें विलयन की सांद्रता इसमें पाई जाने वाली कोशिका द्रव्य की सांद्रता की तुलना में कम होगी, तो जल की मात्रा यहाँ पर अधिक होगी। कोशिका में जल की मात्रा कम होगी, जबकि बाह्य विलयन के अंदर जल की मात्रा होगी वो अधिक होगी। तो होना क्या चाहिए? जल इसमें अधिक है, जल की सांद्रता बाह्य वातावरण में अधिक है, आंतरिक वातावरण कम है, 100% जल अंदर जाएगा। इसके कारण कोशिका धीरे धीरे फूलना प्रारंभ होगी। इसका मतलब अल्प पराशरी विलयन के अंदर यदि हम किसी कोशिका को रखेंगे तो कौन सा पराशरण होना चाहिए? अंतःपराशरण। जल अंदर प्रवेश करा तो अंतःपराशरण। जबकि दूसरी कैटेगरी के अंतर्गत यदि हमने अति पराशरी विलयन रखा है, जिसकी सांद्रता कोशिका रस की तुलना में बहुत अधिक है,
विलयन की सांद्रता अधिक है, इसका मतलब जल के अणुओं की संख्या कम है, और कोशिका द्रव्य की सांद्रता कम है, इसका मतलब जल की सांद्रता कोशिका द्रव्य में अधिक है, इसलिए जल के अणु बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कौन सी क्रिया हुई यहाँ पर? डेफिनेटली बहिर्परासरण। इस बहिर्परासरण के फलस्वरूप कोशिका से जल बाहर निकलना प्रारंभ होता है, इस क्रिया को बहिर्परासरण, और इस क्रिया को प्रेरित करने वाले विलयन को अतिपरासरण। तीसरे प्रकार का वो विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर अंतःपरासरण भी हो रहा है और बहिर्परासरण हो रहा है, इसलिए इसकी कोशिका की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। यदि कोशिका को अल्पपरासरण में रखते हैं तो अंतःपरासरण होता है, और अतिपरासरण में रखते हैं तो बहिर्परासरण होता है। इसका मतलब परासरण कुल दो प्रकार के, अंतःपरासरण और बहिर्परासरण होता है। अंतःपरासरण और बहिर्परासरण को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। ये प्रयोग आलू के द्वारा हो रहा है, इसलिए उसको नाम देते हैं आलू की परासरण मापी। ये अंतःपरासरण और बहिर्परासरण क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए। इस क्रिया के अंतर्गत क्या करेंगे कि आलू को हम इस प्रकार से काटेंगे कि इसकी दीवारें हैं वो समान मोटाई की रह जाए, और इसके पश्चात इसके अंतर्गत खोखली गुआ की साइड से काट लिया। इसको काटने के बाद में इसको इस प्रकार से काटते हैं कि इसकी सबकी दीवारों की मोटाई है वो एक समान होती है। ध्यान ये रखना चाहिए कि इसमें किसी प्रकार का कोई छेद वगैरह नहीं हो। अब इस उपकरण को नाम देते हैं आलू की परासरण मापी। इस परासरण मापी को एक पेट्री प्लेट में अथवा बीकर में रख देते हैं। पहले नंबर ए प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के अंतर्गत शर्करा का जो विलयन है, शर्करा का विलयन वो इस परासरण मापी के अंदर भरते हैं, और भरने के बाद में इसका एक लेवल आ जाता था। फॉर एग्जांपल इस लेवल पर एक ऑलपिन लगा देते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि लेवल कहाँ तक है। इसके बाद में इस उपकरण या परासरण मापी के बाह्य भाग की ओर शुद्ध जल भर देते हैं। तो ये जल का भाग, और इस उपकरण को 1 घंटे के लिए प्रयोग हेतु रख देते हैं। 1 घंटे के बाद में अवलोकन करने पर पाया जाता है कि ऑलपिन जिस स्थान पे लगी हुई थी, विलयन का लेवल उससे कुछ ऊपर की ओर बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जल इस आलू की दीवार जो झिल्लीबद्ध संरचना के रूप में कार्य करती है, इसे होते हुए अंदर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब कौन सा परासरण हुआ? अंतःपरासरण हुआ, क्योंकि जल अंदर की ओर जा रहा है। तो ये जो प्रयोग था उसको अंतःपरासरण प्रयोग, अंतःपरासरण क्रिया का प्रदर्शन के नाम से जानते हैं। अब हम उसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं कि इस परासरण मापी में तो भरते हैं शुद्ध जल, और बाह्य वातावरण तो पेट्री प्लेट में भरते हैं शर्करा का विलयन, और इसमें ऑलपिन लगा करके इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो हम 1 घंटे के बाद में अवलोकन करने पर पाते हैं कि विलयन का स्तर ऑलपिन से नीचे खिसक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? आंतरिक भाग से जल बाह्य वातावरण में प्रवेशित हुई, जल जो बाहर निकल रहा था। तो इस क्रिया को क्या नाम देंगे हम? बहिर्परासरण। अंतःपरासरण और बहिर्परासरण। क्योंकि इसमें परासरण क्रिया का प्रदर्शन करने हेतु आलू प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए इसको नाम देते हैं आलू की परासरण मापी। इसी प्रकार का अंतःपरासरण क्रिया को प्रदर्शित किया जा सकता है किशमिश के द्वारा। इसके लिए क्या करेंगे? किशमिश को एक शुद्ध जल में रखेंगे। शुद्ध जल की सांद्रता अधिक होती है, इसलिए इस किशमिश की झिल्लीबद्ध संरचना से होते हुए जल के अणु आंतरिक भाग में प्रवेशित होता है। फलस्वरूप कुछ समय के बाद में किशमिश पूर्ण रूप से फूल जाती है। अंतःपरासरण की
क्रिया या बड़ी प्रासरण की क्रिया होती है, तो प्रासरण क्रिया के फलस्वरूप झिल्ली पर जो दाब लगता है उसको नाम देते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब। इस दाब को हम एक अलग प्रकार से एक अलग टॉपिक के अंदर और डिस्कस करेंगे। तो प्रासरण क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाले दाब को कहते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब को नापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उस उपकरण को नाम देते हैं फेपर का प्रासरण मापी। इसके अंतर्गत एक छिद्रित पोर्सिलिन की प्याली जैसी छिद्रित प्यालीनुमा संरचना पाई जाती है। सिलेंडर या बेलनाकार पात्र होता है। इस पात्र के अंतर्गत शर्करा का विलयन भर दिया जाता है। इस पात्र को जोड़ते हैं एक निकास नली द्वारा। तो ये क्या हो गई, एक निकास नली होगी। इस निकास नली से जोड़ दिया। निकास नली के अंतर्गत मरकरी भर देते हैं। क्या भरा, मरकरी। निकास नली के अंदर ये भरी की संरचना मरकरी कहलाती है। इस मरकरी युक्त निकास नली के ऊपर लगा दिया जाता है अंशांकित नली, जिसे मैनोमीटर कहते हैं। मैनोमीटर से जोड़ दिया गया इसको। इस छिद्रित पात्र को, जिसमें शर्करा का विलयन भरा हुआ है, एक डिस्टिल वाटर से भरे हुए बीकर के अंतर्गत रख देते हैं। छिद्रित पात्र है वो झिल्लीनुमा संरचना के रूप में कार्य करेगा। क्योंकि शर्करा का विलयन आंतरिक भाग में है, इसलिए जल की सांद्रता आंतरिक भाग में कम होती है जबकि बाह्य भाग में अधिक होती है। इसलिए जल के अणु हैं वो बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण में परिवेशित होते हैं। जब जल के अणु परिवेशित होंगे तो विलयन का स्तर बढ़ेगा। तो इसके विलयन पूर्ण रूप से, ये पात्र पूर्ण रूप से पैक है, इसलिए विलयन बाहर तो जा नहीं सकता, इसलिए कहाँ पर पहुँचेगा, नली के अंदर पहुँचेगा। और नली के अंदर परिवेशित होती है, किसके ऊपर दबाव लगेगा, इस मरकरी पे दबाव लगेगा। फलस्वरूप मरकरी का प्रारंभिक लेवल ए है वो कुछ समय के बाद में कहाँ तक आ गया, बी। तो मैनोमीटर से हम क्या ज्ञात करते हैं, दाब ज्ञात करते हैं। कितना दाब लगा, तो इतना दाब लगा। फॉर एग्जांपल ये नहीं लगा करके 1 2 3 4 5 लगा दूँ मैं, तो ये एक वायुमंडलीय दाब प्रारंभिक था, अब वो पहुँच करके 2 हो गया। इसका मतलब इस प्रासरण क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला प्रासरण दाब कितना है, 2 - 1 मतलब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर प्रासरण दाब लगा है। इस उपकरण को नाम देते हैं फेपर का प्रासरण मापी। प्रासरण दाब की जो यूनिट है, इकाई है, वो कौन सी है, बार कहलाती है। ये प्रासरण दाब मूल रूप से इस विलयन के अंदर उपस्थित जल के अणु या विलय के अणुओं से संबंधित है। तो ये विलयन का अणु संख्यीय गुण भी कहलाता है और हमेशा अणुसंख्यीय गुण विलय के कणों के बराबर होता है। वान ट हॉफ ने इस ऑस्मोसिस प्रेशर को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला दिया, समीकरण दिया, जो कि PV = nRT के रूप में होता है। P यहाँ पे ऑस्मोसिस प्रेशर की वैल्यू है, V विलयन का आयतन या विलयन की वॉल्यूम कहलाती है, T टेम्परेचर है, R एक गैस नियतांक है जिसका मान 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल होता है और n यहाँ पे एक कांस्टेंट संख्या होती है। इस प्रकार से यदि हम इसके अंदर वैल्यू रखते हैं तो लगभग ऑस्मोसिस प्रेशर का मान या OP का मान 1 मोल विलयन जो 1 लीटर के अंदर उपस्थित है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 22.4 एटमॉस्फेरिक अथवा 22.7 बार होता है। तो इस समीकरण से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, ऑस्मोसिस प्रेशर ज्ञात करें, OP का मान ज्ञात करें। OP का मान उन विलयनों के लिए या PV = nRT के माध्यम से OP की वैल्यू उन विलयन के लिए लागू नहीं होती जो जल शोषित हो और विद्युत अपघट्य युक्त हो। यानी यह समीकरण जल शोषित विलयन तथा विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के लिए लागू नहीं होता। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज हमने क्या पढ़ा, प्रासरण क्रिया को प्रदर्शित करने वाला प्रयोग, अंतःप्रासरण बहिःप्रासरण का छोटा सा प्रयोग और प्रासरण दाब मापने के लिए फेपर का प्रासरण मापी। हम नेक्स्ट वीडियो में ऑस्मोसिस के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे।